वेलकम एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी लोग के। सो वी आर अगेन बैक ऑन ड्यू परीक्षा विद और कंडक्टेंस का यहाँ पर आ रहा है पहला पार्ट। लगभग 1 घंटे के अराउंड ये होगा, एक के ही आसपास अप्रोक्सीमेटली। सेकंड पार्ट इसका आ जाएगा, काफी कुछ उसका भी रिकॉर्डिंग कर ही ली है, थोड़ा सा उसका रह गया है तो उसको भी आज कोशिश रहेगी कि उसको भी अपलोड कर दिया जाए। बाकी कल है एग्जाम तो देख लेंगे, वो तो कल वाल एग्जाम। और इसको तो वैसे मैंने कल ऑलमोस्ट रिकॉर्डिंग हो ही गई थी इसकी। अब सेकंड वाला भी लगभग हो ही गया है तो वो हो जाएगा। फिर आपके दो ही वही बचेंगे, आपके फिजिकल केमिस्ट्री के जो पीवाईक्यूज हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा वेट करिएगा। आज तो नहीं हो पाएगा वो ऑब्वियसली, कल तक कोशिश है मेरी कि कल सभी कुछ कर दूं कंप्लीट। बाकी देखते हैं जैसा रहेगा कल एग्जाम देने के बाद। अभी एक आपके जूनियर्स के लिए भी रिकॉर्डिंग करनी है, तो देखते हैं कल और परसों, मतलब मान के चलिए आपको सब कुछ मिल जाएगा। अभी आप पेंडिंग चीजें करके चलिए। मेरे कितने देर के लेक्चर होते हैं, 1-1.5 घंटे के तो होते हैं। बाकी आपको अगर मैं संडे को भी दे दूं तब भी आप 1-2 घंटे पढ़ लीजिएगा लास्ट लेक्चर, इससे पहले का आप पेंडिंग सब कुछ कंप्लीट कर लीजिए। तो ये हिसाब किताब रहेगा। तो फिर स्टार्ट करते हैं फिर अपने लेक्चर को। सबसे पहले एक हैव अ क्विक लुक ऑन दी सम छोटे मोटे फॉर्मूला, जैसे कि यहाँ कंडक्टिविटी हमारे पास क्या होती है, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल। फिर यहाँ पर हमने बात करी थी सेल कांस्टेंट के बारे में, जी स्टार बराबर आर के। कभी कहीं ना कहीं आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। फिर हमने बात करी थी करंट ऑफ ऑल आयंस इन 1 ml सॉल्यूशन, ये सारी हमने बातें कर ही रखी हैं। फिर मोलर कंडक्टिविटी के बारे में बात करी थी कि 1 मोल सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी या फिर करंट ऑफ ऑल द आयंस जो प्रेजेंट होते हैं हमारे पास VML ऑफ सॉल्यूशन में। देन यहाँ पर क्या है, इनकी यूनिट्स की बात हो गई, ठीक है। फिर इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टिविटी की, तो हमने जब इक्विवेलेंट की बात करी तो मोलर की तो आई थिंक हो ही गई थी यहाँ पर। ये हाँ, ये मोलर कंडक्टिविटी की हो गई। अब इक्विवेलेंट की अगर मैं बात करूं, सो दिस इज सिंपल योर 1 ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूशन की कंडक्टिविटी। तो यहाँ पर ये डिस्कशन हमारा रहा था कि यहाँ पर हमारा जो है वो 1 ग्राम सोल्यूशन होगा। फिर हमने n इज इक्वल टू 1/v वाला, आपको चीजें पता ही है, डेरिवेशन वगैरह की बात यहाँ करनी नहीं है, आएगी भी नहीं। फिर यहाँ पर आपका एक ही वाला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनाया था हमने कि अगर हम मेरे पास मोलर कंडक्टिविटी हो, उससे मुझे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में कुछ ना कुछ कन्वर्जन करना हो, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा एन फैक्टर से। यानी कि मुझे अगर BaCl2 मान लीजिए एक सॉल्ट है, उसकी मुझे मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है x, और मुझे यहाँ पर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दे रखी होगी y, तो मुझसे कोई बोले इनके बीच में रिलेशन बताइए, तो मैं कहूंगा सर x बराबर y इंटू 2 एन फैक्टर इसका आएगा 2। क्यों क्यों क्योंकि ये सॉल्ट, और मेजरली जितनी भी आपको सॉल्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगी ही सारी लगभग सॉल्ट होंगी, इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। उन पर जो भी आपको नेट पॉजिटिव या नेट नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा, उसको आपको यहाँ पर पुट करना होगा इन दिस एन फैक्टर में। तो यहाँ पर ये आसान सी चीज होगी। बाकी यहाँ पर लिख ही रखे हैं, अच्छा मैंने। फिर हमने बात करती है वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटीज की विद डाइल्यूशन जब हम करते हैं, तो वो डिस्कशन रहा था हमारे पास कि साहब टोटल आयंस तो अब सेम ही रहेंगे ऑब्वियसली, पर हमारा क्या होता है 1 ml में जो आयंस से वो कम हो जाएंगे, क्योंकि हम आप पानी डाल देंगे ना, तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम हमारे डिक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमने फिर यहाँ पर इनके बीच में एक रिलेशन पढ़ा था कि के हमारा जो है वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये 1 ml के आयन को बताता है। बाकी जो नॉर्मल कंडक्टिविटी है वो हमारी पूरे के पूरे सोल्यूशन की होगी, तो वो तो सेम ही रहेगी टोटल कंडक्टिविटी। 1 ml में हाँ कम आयन हो जाएंगे, बाकी जितने थे उतने ही रहेंगे। फिर यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर जैसे ये KL कपूर साहब की अगेन किताब का, यार सच में बहुत प्यारी बुक है यार। मतलब मजा आ गया, हर चीज डायरेक्टली इस बुक से ली गई है यार। मतलब क्या कर रहा है मेरी समझ नहीं आ रहा, हम लोग मतलब मैंने क्या करा है 2 साल, जो मैं ये पता नहीं लगा पाया कि KL कपूर साहब की किताब से करके डायरेक्ट सवाल वहां से आ रहे हैं, बताओ मतलब। अब आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर जैसे ये हो गया, फिर आपका नेक्स्ट सेमेस्टर आप जाएंगे शायद केमिकल काइनेटिक्स का, पता नहीं देखूंगा, वैसे उसका भी होना ही चाहिए कुछ ना कुछ, वो हो गया। ये वाला आप यहाँ से KL कपूर साहब की किताब जरूर देखिएगा। फिर क्वांटम केमिस्ट्री से सर आज पेपर दे के आया हूँ, वहीं से सवाल आने के चांसेस बने हैं। मेरा एक दोस्त बता रहा था कि यार ये सवाल वहीं क्या है, मैंने कहा अच्छा, मतलब अगेन मैं तो PYQs वगैरह करके गया था ज्यादातर, और PYQs भी मतलब वहीं से आए होंगे ऑब्वियसली, अब आ रहे हैं। तो KL कपूर साहब की किताब भाई बहुत जबरदस्त है, सॉल्व एग्जाम्पल्स होते हैं, और अच्छी बात है उसमें सॉल्व एग्जाम्पल होते हैं। तो जो हमारे टीचर्स हैं उनका होता होगा कि यार आंसर भी सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, अब तो ना आंसर बनाना, ना क्वेश्चन बनाना पड़ रहा, ना आंसर सॉल्व करना पड़ रहा। भाई इससे ज्यादा बढ़िया बात क्या हो सकती है, आप मुझे बता दीजिए। कुछ हो सकती है इससे बढ़िया बात पेपर सेटर के लिए कि उसको क्वेश्चन भी कहीं पर मिल रहा हो और आंसर भी कहीं पर मिल रहा हो? नहीं हो सकती भाई। तो वही चीज है, यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा इस बुक की इंपॉर्टेंस रखनी चाहिए, इस बुक को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दिएगा। बहुत हाई चांस है आपको यहीं कहीं से सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। इसी बुक से आए हुए हैं PYQ के भी, जो मैं लाऊंगा सवाल मैक्सिमम एग्जैक्ट वैल्यूज के साथ, जैसे सॉलिड स्टेट में मैंने दिखाया वैसे यहाँ पर दिखा तो नहीं ना, पर इतना वो हो जाएगा। पर हाँ दिख रहे थे, जब मैं देख रहा था ना, स्क्रॉल कर रहा था बुक से, तो ये कटआउट्स ले रहा था, तो दिख रहे थे कि हाँ भाई सवाल है आपके। फिलहाल आते हैं यहाँ पर, जैसे हमने बात करी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन कंडक्शन, वेयर एज मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है डाइल्यूशन में, क्योंकि हमारी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है। तो कंसंट्रेशन हमारी जैसे ही कहीं ना कहीं डिक्रीज हुई, तो हम क्या बोलते हैं, हमने देखा था उसका फॉर्मूला वगैरह हमने पढ़ा ही था, K/1000/m। तो हमारा अगर मोलैरिटी कम, डिनोमिनेटर कम, तो ऊपर हमारा न्यूमरेटर ज्यादा, सो दैट्स हाउ थिंग्स हैपेंस।
फिर यहाँ पर आप देख लीजिएगा, फिर हमने स्पेसिफिकली जो बात करी थी वो बात करी थी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, जैसे नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम जो है इंक्रीज होंगे इन प्रपोर्शन टू द कॉन्सेंट्रेशन। जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, हाँ, वैसे वैसे नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ेंगे, ये तो लॉजिकल चीज है। और अगर इसका उल्टा होगा तो हमारे पास जो है डिक्रीज होगी। तो कंडक्टिविटी बहुत रैपिडली बढ़ती है, पर वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ऐसा नहीं होता। ये सारी की सारी बातें हमने डिस्कशन डिटेल में कर रखा है, इसमें लिखी हुई चीज ले आया ताकि आप लोग एक बार रीड कर लें। बाकी आप वन शॉट देख के आएंगे, आई एम प्रीटी मच श्योर। उसको देखने के अलावा मतलब उसको बिना देखे अवॉइड करिएगा, इस लेक्चर को देखना कोशिश करिए देखनी। बाकी अगर आपने देख लिया तो भाई आप खुद रीड कर लीजिए इसको, कोई यहाँ पर बस कटआउट आए ताकि थोड़ी सी आप लोगों को आसानी हो जाए। ये सारी चीजें पूरी डिटेल में डिस्कशन कर रखी है। फिर वहां पर हमने जो है वो ग्राफ बनाया था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, वीक इलेक्ट्रोलाइट का, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये किसका था जल्दी से मुझे बताओ, बिना देखे बिना सोचे। जिसने बता दिया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का था सर मजा आ गया, जिसने बता दिया सर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का था मजा आ गया। ओ भाई पेन बड़े लग रहा है, तो हाईलाइटर से लिखना भी मजा आ रहा है। तो यहाँ पर आप बता दीजिएगा फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए वेरिएशन हमारे पास लीनियर होता है, उसके उससे रिलेटेड हमने इक्वेशन भी पढ़ी थी साहब। और यहाँ पर वीक के लिए कोई ऐसा इक्वेशन तो नहीं हमने बात करी थी। फिर वहां पर हमने आर डी बाई हकल सागर थ्योरी, जिसका आगे सवाल बाद में मतलब उसको देखेंगे, तो उसके बारे में हमारा डिस्कशन रहा था। तो यहाँ पर एक आपका रिवाइज काइंड ऑफ रिवाइज टाइप यहाँ पर हो रहा है कि क्या होगा। आप देखें अगर कोई हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उस वीक इलेक्ट्रोलाइट को हमने बात करी थी कि वो कंप्लीटली टूटता नहीं। हाँ सर, तो अगर मैं और ज्यादा पानी डालता जाऊंगा तो होगा क्या। तो सर इनिशियली ये होगा कि वो और ज्यादा टूटने लगेगा। तो उसकी जो कंडक्टिविटी है वो क्यों बढ़ रही है, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं, इसलिए जो कंडक्टिविटी है वो खतरनाक तरीके से बढ़ती है। ये बात हमने करी थी। और इसी का उल्टा यदि मैं करूं सर, जैसे इसका उल्टा क्या सर, हाँ इसका उल्टा वो था हमारे पास सिंपल की, अगर मैं क्या करूं, हाँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस देखूं, तो सर वो तो वैसे पहले से ही टूटा हुआ है। अगर वो पहले से ही टूटे हुए हैं, अगर वो पहले से डिसोसिएटेड है, तो आप पानी डाल लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, उनमें कोई खास फर्क आने वाला नहीं। पर ये होता है अगर हम पानी डालते हैं तो दो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक एनायन और एक कैटायन, उन दोनों के बीच की अट्रैक्शन है वो और ज्यादा कम हो जाती है। सो दैट्स वाई हमारे पास वो इलेक्ट्रोड्स की तरफ ज्यादा तेजी से भागते हैं एज कम्पेयर टू जो अपने आसपास अपने आपस में जो वो इंटरेक्शन कर रहे थे। ये हमने यहाँ पर डेप्थ में बात करी थी, आई होप आप सभी को रिकॉल हो गया होगा। फिर यहाँ पर कॉर्लोस साहब का भी यहाँ पर लॉ की मैं स्टेटमेंट ले आया, ये भी आई हुई है काफी बार। तो आई थिंक ये है यहाँ पर एग्जैक्ट स्टेटमेंट इसकी इस तरीके से। बाकी यहाँ पर ये क्या करा था इन्होंने, वॉज द फर्स्ट पॉइंट आउट की जब हमारे पास किसी भी यूनिवेलेंट आइलैंड के लिए उन्होंने ये प्लॉट वगैरह करा था। तो यहाँ पर कॉर्लोस साहब का ये प्लॉट था जो पीछे में आप देख सकते हैं। तो हमें कुछ वैल्यूज मिल जाती हैं, पर हमें इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर लॉजिकली नहीं मिल सकती, क्योंकि मतलब बहुत पानी डाल दूंगा ना, तो वो कैसे मैं डालूंगा। तो यहाँ पर इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये हमारी वॉल्यूम है ना, और ये कॉन्सेंट्रेशन नहीं कंडक्टिविटी है, कॉन्सेंट्रेशन है कंडक्टिविटी है यार शायद, है ना। वॉल्यूम बढ़ रही है, हाँ मेरे हिसाब से ये कंडक्टिविटी ही है, बाकी भूल गया मैं खुद ही बता के, देख लिएगा। बाकी कंसंट्रेशन तो नहीं है। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स प्लॉटेड अगेंस्ट द कर्व अप्रोचेस लीनियरिटी इन डाइल्यूट सॉल्यूशन, दैट इज यहाँ पर अगर मैं देखूं ये वॉल्यूम, आई होप ये वॉल्यूम और ये ग्राफ सही हो, पता नहीं मुझे ध्यान से नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर अच्छा नहीं समझिए यहाँ पर थोड़ा सा ग्राफ बना हुआ है। हमने जो बनाया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो ऐसा बनाया था, यहाँ पर मैंने लैम्डा एम लिया था, दैट इज माई मोलर कंडक्टिविटी, और यहाँ पर थी मेरी कॉन्सेंट्रेशन, करेक्ट। तो ये आप तो कुछ मिसप्रिंट बाकी हो सकता है, बाकी ग्राफ का नेचर ऐसा ही बनाया था, बट यहाँ पर ये वी ले रखा है, हो सकता है इन्होंने उसी को कंडक्टिविटी मार रखा हो, कहीं लेट का रखा हो तो हो सकता है वो। बाकी हमने इसका ग्राफ बनाया था, यहाँ पे हमने बात करी थी कि इस तरीके से स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और फिर हम एक्स्ट्रापोलेट कर लेते हैं, क्योंकि लॉजिकली कॉन्सेंट्रेशन जीरो करना मतलब उसका मतलब मैं सारा का सारा इलेक्ट्रोलाइट हटा दूंगा ना, अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन किसी की जीरो करना है, तो वही हम मानते हैं कि यार बहुत इतनी ज्यादा इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दी कि साहब आपका जो भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट था वो नेग्लिजिबल हो गया। ये हमने डिस्कशन करा था, ये बात हो गई। फिर यहाँ पर आप इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं, काइंड ऑफ वैल्यू दिस कैन बी डिटरमाइंड बाय द applications of this particular law independent migration of ions। ये लॉ बोलता है कि at infinite dilution where dissociation for all electrolytes is complete, सभी की हो जाती है, जैसे कि आप सभी को होता है concentration tending to zero, alpha will tends to 1, ये हमने बात करी रखी है। जो सारे इंटर आयनिक इफेक्ट्स वगैरह जो है वो डिसअपियर हो जाते हैं, तो ईच आयन जो है वो माइग्रेट करेगा और इंडिपेंडेंट रहेगा अपने कोआयन से। कहने का मतलब ये, अगर एक पर्टिकुलर सोल्यूशन में एक इलेक्ट्रोलाइट मैंने डाला ए बी, उसमें ए कैटायन है बी एनायन है, तो जब मैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन करूंगा तो ए को बी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी को ए से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों ही इंडिपेंडेंटली अपना जो है वो कंट्रीब्यूशन देंगे टुवर्ड्स द टोटल मोलर कंडक्टिविटी। आई होप ये यहाँ पर बात भी समझ में आई होगी। तो ये था हमारा इसमें। फिर यहाँ पर देख लीजिए, अच्छा ये आगे ग्राफ भी लाया हूँ मैं, यहाँ पर हमने बात करी रखी अपने इस पर्टिकुलर ग्राफ की, दिस इज योर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो ये यहाँ पर बात हुई। फिर कॉलर्स लोगों यहाँ पर आप इसकी इक्वेशन भी लिख के आइएगा। क्या बात होती है यहाँ पर, यही बात होती है कि जितने कैटायन उसके नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जितने एनायन उसके नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। वो कैसे पता लगता है, जैसे यहाँ
पर 2 क्लोरीन है तो यहाँ पर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। आई होप सो सभी को लॉजिक वॉजिक जो भी मैं बता रहा हूँ अभी तक वो सब क्लियर हो रहा होगा, रिकॉल हो रहा होगा क्विकली। फिर हमने इस पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट चीज की बात कर दी। आई थिंक इससे रिलेटेड सवाल आपको मिल जाने चाहिए, आज के ही लेक्चर में लाऊंगा मैं, कहीं ना कहीं देखेंगे। तो आइए आते हैं, आई थिंक पहला सवाल हमका देखें। अच्छा उससे उसके बाद कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन भी चलिए देख लेंगे, पहले यहाँ पर आते हैं। तो सवाल क्या है साहब? तो साहब आपको दे रखी है रेजिस्टेंस 200 ओम, ठीक है, और आपको नॉर्मेलिटी दे रखी है 0.01, ठीक है, बढ़िया बात है। अच्छा सेल कांस्टेंट इन्होंने बता दिया जी स्टार बराबर आर के, जो आपका दे रखा है 1। तो यहाँ पर मैं लिख दूं जी स्टार किसके इक्वल होता है? आर के। आई होप आपको मैंने फॉर्मूला बताया, नहीं बताया तो बता दूं, दैट इज सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू कंडक्टिविटी। बाकी कुछ लोग इसको कंडक्टिविटी बाय कंडक्टेंस वैसे भी याद रखते हैं, मुझे याद है 12th से अपनी जी स्टार बराबर आर के, तो मैं इसी से याद रखता हूँ। तो अब मैं इसको आगे देखूं तो यहाँ पर मुझे सेल कांस्टेंट दे रखा है 1, आर की वैल्यू दे रखी है 200 और के की वैल्यू मेरी निकल जाएगी। पर क्या इसकी जरूरत थी पहले देख लेते हैं, मैं ऐसे यार टाइम पास कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए मुझे अब लैम्डा इक्विवेलेंट निकालनी है। तो सर लैम्डा इक्विवेलेंट का क्या फॉर्मूला है? सर बच्चा बच्चा जानता है, कंडक्टिविटी इनटू 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी। आई होप सो हर बच्चा बच्चा जिस तरीके से इस फॉर्मूले को जानता था उसी तरीके से इस पर्टिकुलर सवाल को भी सॉल्व कर लेगा। कंडक्टिविटी आई होप आपको 1/100 समझ में आ रही होगी। नॉर्मेलिटी आपकी आ जाएगी, इसको मैं सॉरी 200 1/100 कर दूं, इससे जोड़ा 500, तो मेरे हिसाब से 500 आएगी। और यहाँ पर यूनिट हमने जो बात करी दैट विल बी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट था, है ना भाई? एक बार बता दीजिएगा, बाकी यही होगी, हो सकता है आगे कहीं पर ग्राम इक्विवेलेंट, ये हमने यहाँ पर बात करी थी। बाकी यूनिट तो आप देख लीजिएगा यही होती है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आते हैं कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। भाई ये टॉपिक बहुत बढ़िया तरीके से लेक्चर में समझाया था। आई होप आप सभी को प्रैक्टिकल्स में आता है ना सेमेस्टर 3 में, हाँ वहां पर भी कुछ ना कुछ जरूर आपके मदद हुई होगी प्रैक्टिकल्स में भी, इस पर्टिकुलर टॉपिक से जो हमने यहाँ डिस्कस करा था, जिन्होंने देखा होगा ऑब्वियसली। तो बात साहब इतनी सी थी, आपको 2-3 चीजें पता होनी चाहिए थी, ज्यादा कुछ नहीं, 2-3 चीजें। अच्छा जी, एक ये कि H प्लस की कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है, उसका आज दोबारा से यहाँ पर मैं बढ़िया सा केएल कपूर साहब की किताब से लाया हूँ कटआउट, पहले शायद मैंने प्यूरी शर्मा से उठाया था, आज मैं वहां से लाया हूँ, तो मजा आएगा उसको और देखेंगे अच्छे से कि H प्लस की कंडक्टिविटी एक्सेप्शनली हाई होती है सबसे ज्यादा। कोई पूछे क्यों होती है, आज पता लग जाएगा अगर अभी तक नहीं पता। फिर आते हैं OH नेगेटिव, जिनकी काफी ज्यादा होती है एक्सेप्शनली, इनकी भी काफी ज्यादा मैं हाई बोलूंगा। जैसे हम यहाँ पर मैं अगर इस तरीके से लगाऊं तो यहाँ पर मैं 2 लगा देता हूँ, इस तरीके से इनकी भी काफी ज्यादा होती है। फिर कोई भी एनायन या मेरा कैटायन आ जाए, उस वो इंसान मेरा फिर बाद में आएगा, ठीक। आई होप सो यहाँ पर आपको चीज समझ में आएगी। देन सिमिलरली हमने बात करी कि जब भी हमने कोई स्ट्रॉन्ग एसिड लिया या स्ट्रॉन्ग बेस लिया, उसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी। सर क्यों होगी? सोच के बताओ बेटा मुझे। अगर मेरा कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है या कोई स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या वो कंप्लीटली H प्लस और OH नेगेटिव देगा? हाँ सर। तो यदि मेरे सोल्यूशन में H प्लस सबसे बहुत ज्यादा है या OH माइनस सबसे ज्यादा है, तो क्या कंडक्टिविटी मेरी ज्यादा होगी? सर बिल्कुल होगी, बिल्कुल बढ़िया, बस ये बात पूछनी थी। फिर आते हैं हमारे पास सॉल्ट वाले, जैसे कोई भी आयन ले लो, NaCl ले लो, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, क्योंकि वो भी कंप्लीटली डिसोशिएट होते हैं। हाँ दे डोंट शो मतलब एक्सेप्शनली हाई कंडक्टिविटी, पर इतना है कि वो वीक और वीक बेस से आगे रखते हैं। वीक एसिड वीक बेस का क्या 10% डिसोशिएट हो जाएंगे, 15%, 5%, इतने कम कम तो डिसोशिएट होते हैं। इनसे क्या उम्मीद रखें हम कंडक्टिविटी की? सही बात है, हाँ सर नहीं रखनी चाहिए, तो इसलिए मैं भी नहीं रख रहा, आप भी मत रखिए। तो इनकी कंडक्टिविटी हमारे पास पीछे आ गई। आई होप ये लॉजिक समझ में आएगा। इसी पर बेस भाई साहब सारे ग्राफ बन गए थे, सारे के सारे। सबसे पहला था भाई स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। क्या होगा, आप जो मन करे डाल लीजिए, आप बाहर से HCl डाल लीजिए, आप बाहर से NaOH डाल दीजिए, बीकर में आपको जो मन करे ले लीजिए, आप ग्राफ बना लेंगे और आप डिफरेंस भी बता सकते हैं। अगर आपने लेक्चर देखा होगा, मैं एक बना के दिखा रहा हूँ, बाकी सारे हैं ही, मुझे रिवाइज कराने। तो बात हमने करी थी, क्या डालूं जल्दी से बताओ, क्या डालूं बाहर से? कुछ बच्चे कह रहे हैं HCl, कुछ बच्चे कह रहे हैं NaOH, जल्दी से बताओ। चलो यार NaOH डालते हैं बाहर से, शायद ये तो हमने पढ़ा था। और ये क्या आएगी मेरी कंडक्टिविटी, तो बाहर से मैं NaOH डाल लूं, ठीक है जी। हाँ सर डाल लें, मतलब इनिशियली मेरी कुछ कंडक्टिविटी होगी। हाँ कोई मुझे बता सकता है यहाँ जो कंडक्टिविटी है वो किस वजह से? सर यहाँ जो कंडक्टिविटी आपने इस पर्टिकुलर पॉइंट को करा है ना, क्योंकि हमारा HCl है बीकर में, तो उसी की कंडक्टिविटी है, बिल्कुल भी। तो किस वजह से होगी? H प्लस की वजह से, बहुत बढ़िया। अब मैं OH नेगेटिव डाल रहा हूँ, तो बच्चा कहेगा सर पहले H प्लस था सोल्यूशन में, अब OH नेगेटिव आ गया, इसका मतलब सर अब H प्लस भी है OH नेगेटिव भी है, सर कंडक्टिविटी बढ़ा दीजिए, मजा आ जाएगा। ये बन गया ग्राफ। तो जिसने ऐसा सोचा, एक बार फिर से कुछ और सोच के दिखाइए, आप कुछ और भी सोच सकते हैं इसका मतलब। और जिसने ऐसा नहीं सोचा, जिसने ये सोचा कि H प्लस और OH नेगेटिव आपस में न्यूट्रलाइज करने लगेंगे, दैट मींस मेरी कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी अप टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, जहां पर मेरे पास सारा का सारा HCl टूट चुका, मतलब जा चुका, किस में कन्वर्ट हो चुका? NaCl में। क्या ये बात समझ में आई? तो यहाँ पर यहाँ तक NaCl, सारी की सारी NaCl ही मौजूद है और पानी ऑब्वियसली। फिर जैसे ही मैं अब देखूंगा यार NaCl तो मतलब बन गया यहाँ तक, इस पर्टिकुलर पॉइंट हो सकता है और नीचे मुझे नहीं पता कहा था, पर एक पीक नीचे पॉइंट आता है। फिर अब जब बात करेंगे, अब मैं OH नेगेटिव डाल लूं,
तो अब क्या होगा बताओ सर, OH नेगेटिव NaCl से तो रिएक्ट करेगा नहीं, कोई सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वगैरह नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। तो क्या मेरा सोल्यूशन बेसिक बनता जाएगा? हाँ सर बनता जाएगा। तो क्या दोबारा कम बैक होगा? हाँ सर होगा। तो इस बार दोबारा मेरा यहाँ पर कम बैक होगा और ये मैं देखूंगा दोबारा से मेरी कंडक्टिविटी कहीं ना कहीं इंक्रीज होगी। और हमने यहाँ पर बात करी थी साहब ग्राफ से रिलेटेड भी, जैसे यहाँ पर मैंने NaOH लिया है, यहाँ पर HCl लिया, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये पर्टिकुलर ग्राफ था, ये बात करी थी कि सर जब मेरी कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही थी तो H+ को मैं कम कर रहा था, तो बहुत तेजी से कम हो रही है क्योंकि H+ की कंडक्टिविटी ज्यादा थी। तो यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर एंगल बनेगा थीटा मान लेते हैं, और यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर एंगल बनेगा मान लेते हैं फाई। तो जो मेरा थीटा होगा दैट इज ग्रेटर देन फाई। फाई थोड़ा सा जो है लेटा हुआ होगा, ये थोड़ा ज्यादा उठा हुआ होगा, क्यों? क्योंकि जो डिक्रीज इन कंडक्टिविटी है दैट इज मोर देन द इंक्रीज इन कंडक्टिविटी ड्यू टू OH नेगेटिव आयन, क्योंकि डिक्रीज H+ की वजह से। और ये बहुत डेप्थ में बात कर दी भाई, इतना तो आपसे वाइवा में भी नहीं पूछा होगा, मतलब सच बताऊं, जिससे पूछा होगा मुझे बताइएगा, मैं मिलना चाहूंगा ऐसे टीचर से, मतलब जो इस तरीके का सवाल कंसेप्चुअल मतलब ये है थोड़ा सा इसमें दिमाग, क्योंकि इसमें दिमाग लग रहा है। अगर मैं आपको ग्राफ बनवा दूं तो आप रट लेंगे, आपको याद हो जाएगा। तो कुछ दिमाग लगा इसमें सर, याद करने में लगा, हाँ बस वही लगा ना कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप, वो डेवलप काइंड ऑफ नो मेरे हिसाब से तो। बाकी हो भी सकता है हुई, पर मेरे हिसाब से इतनी ज्यादा नहीं होगी जितना यहाँ पर इस लॉजिक को सोचने में हुई होगी। तो फिर यहीं पर बात करी थी सब। अब आप HCl डाल लीजिए, आपको पता है इसी तरीके का ग्राफ होगा। यहाँ पर मैंने बनाया है अल्फा, मेरा जो है वो ज्यादा है थीटा से, क्यों है उसकी बात हमने करी रखी है। आई थिंक यहाँ मैंने गलती कर दी है, नहीं नहीं सही सही, ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है, ये वॉल्यूम एन ठीक है, यहाँ उल्टा बनेगा ना। फिर ये आ गया था। फिर इसके बाद हमने क्या करा था सर, वीक एसिड और वीक बेस का है ये, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का है, या आई थिंक हमने क्या करा था, स्ट्रॉन्ग एसिड में वीक बेस डाला था। तो इनिशियली क्या हो रहा था सर, इनिशियली आपका जो है वो जैसे ही स्ट्रॉन्ग एसिड आ रहा था उसको वीक बेस, स्ट्रॉन्ग सॉरी वीक एसिड आ रहा था, स्ट्रॉन्ग बेस उसको पकड़ लेगा, भाई आ जाओ, अब तो रिएक्शन होगी। अब आप डिसोशिएट हो गए तो वो उसको तोड़ता रहेगा, पकड़ के तोड़ता रहेगा तोड़ता रहेगा, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ले आएंगे। फिर एट द एंड हम देखेंगे जब सारी की सारी सॉल्ट बन जाएगी, तो यहाँ पर हमारी ये पर्टिकुलर सॉल्ट रहेगी। जैसे पीछे मैंने बात करी थी साहब, यहाँ NaCl की बात करी थी, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या मेरी NaCl बन गई? तो कल को कोई अगर आपसे पूछ लेना कि बताओ NaCl की कंडक्टिविटी क्या है, बाय लुकिंग एट दिस ग्राफ, बच्चा बच्चा बता देगा कि सर लगभग लगभग इस लेवल पर आपकी NaCl की कंडक्टिविटी होगी। बिल्कुल बढ़िया जिसने ये बात सोचा। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या हुआ होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमारी सॉल्ट बन गई होगी। अब आप क्या कर रहे हैं, आप और एसिड डाल रहे हैं। अब जो आप एसिड डाल रहे हैं टूट ही नहीं रहा हो, बहुत कम टूट रहा है। साथ साथ अगर वो टूटेगा भी तो कॉमन आयन इफेक्ट उसको वापस बैकवर्ड पे ले जाएगा, तो लगभग लगभग आपकी सिमिलर सी आती है। आई होप आप सभी को ग्राफ याद होगा। फिर यहाँ पर हमने बात करी किसकी, ये क्या है, मिक्सचर है, ठीक है। क्या डाल रखा है हमने, CH3COH डाल रखा है, और बाहर से हम डाल रहे हैं यहाँ पर NaOH। तो इनिशियली आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर, सही लिया है ना यार मैंने, यहाँ पर आपकी कंडक्टिविटी हल्की सी डिक्रीज होती है एंड देन इंक्रीज। हमने यहाँ पर ये बात डिटेल में करी रखी है, क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन वगैरह हो रही होती है आपकी। ये आपका CH3COH था, यहाँ पर NaOH आया, ये इससे रिएक्ट करे जा रहा, रिएक्शन को ये फॉरवर्ड में करे जा रहा, फॉरवर्ड में करे जा रहा। सो द पॉइंट दैट आई वांट टू मेक इज कि यहाँ पर आई थिंक मिक्सचर नहीं है, हाँ मिक्सचर नहीं है, खाली वीक एसिड ही है, ठीक है। तो या तो इसका यहाँ पर, हाँ वीक एसिड, आई होप ये मिक्सचर ना हो, हाँ मिक्सचर नहीं, मुझे लगा मिक्सचर में हो। तो यहाँ पर इनिशियली क्या हुआ होगा, कुछ H+ इसने दे रखे होंगे इनिशियली, ठीक है, इनिशियली कुछ H+ इसने तोड़ के दे रखे होंगे, ठीक है। अब जैसे ही मैंने NaOH डाला, वैसे ही जो डिसोशिएटेड H+ थे उसको NaOH ने आते ही खा लिया, मतलब रिएक्ट कर गया। तो हल्का सा नीचे आएगा, फिर दोबारा एसिटिक एसिड का, अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, मैं जल्दी से फॉरवर्ड आ रहा हूँ, फॉरवर्ड आ रहा हूँ। तो एसिटिक एसिड तेजी से H+ देता रहेगा, ये तेजी से अपना OH नेगेटिव लेता रहेगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट तक कंडक्टिविटी पहुंच जाएगी। फिर अब आप एट द एंड देखेंगे यहाँ पर वो सारा का सारा खत्म, क्या खत्म, एसिटिक एसिड। अब NaOH अपना सुकून से आगे बढ़ा लेगा। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर जो कंडक्टिविटी है वो ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर क्यों हो रही थी, एक तो कम दे रहा था, बहुत ज्यादा परेशानी की बात आ रही थी। फिर यहाँ हमने बात करी सेम इसका आया। फिर यहाँ पे मिक्सचर की बात करी थी कि दो हमारे पॉइंट बनते हैं। आई होप सो सभी को सारी चीजें याद आ रही होंगी, ग्राफ आप आराम से बना लेंगे। इसका भी मैं बता दूं तो क्या होता है, इनिशियली HCl और CH3COH है। मुझे बताओ क्या CH3COH टूटेगा इनिशियली? नहीं सर नहीं टूटेगा सर, कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। तो पहले कौन रिएक्ट करेगा सर, ऑब्वियसली HCl करेगा। तो इनिशियली HCl कर रहा है कर रहा है कर रहा है, भाई बढ़िया कर गया, मजा आ गया। फिर उसके बाद हमारा क्या सीन था, तो सर उसके बाद ये था कि अब एसिटिक एसिड को करना ही पड़ेगा, अब उसके पास कोई चारा नहीं है। तो वो रिएक्शन होगी आपकी, फिर रिएक्शन होगी और उसमें कंडक्टिविटी बढ़ी रही है काइंड ऑफ, क्योंकि यहाँ पर एक तो आपकी सॉल्ट भी बन रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और एंड देन अल्टीमेटली हमारा जो सीन था वो ये था कि ये H+ और देता रहेगा तो ये बढ़ जाती है। बाकी और भी कोई लॉजिक बताओ तो ध्यान नहीं आ रहा। फिर यहाँ पर आप एट द एंड OH नेगेटिव देखते हैं तो वो एक्सेप्शनली और बढ़ा देता है, खत्म। आई होप सो यहाँ पर समझ में आया होगा। आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ, जो क्या कह रहा है, कंडक्टिविटी आपको दे रखी है, अच्छा जी, इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स की। तो देखते हैं कि यहाँ पर कंडक्टिविटी क्या ही होती है ना, हाँ ये होती है 4 × दिस। तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स या ओम सेंटीमीटर ओम इनवर्स हो, दोनों बातें सेम।
फिर आपको आयनिक मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया बात है। तो यहाँ पर मुझे कोबाल्ट साहब की कुछ दे रखी है आयनिक कंडक्टिविटी, दैट इज लैम्डा नॉट एम। आई होप आपको याद होगा कि मैंने बताया था कहाँ पर सड़ उड़ाना है, कहाँ पर ये मुंडी नहीं उड़ाते। ये आपको दे रखी है 87 यूनिट नहीं दिख रहा बस में। फिर आपको एनआईएन दे रखा है, ये इस पर्टिकुलर एनआईएन का लैम्डा नॉट दे रखा है 444। यू नीड टू कैलकुलेट द सोल्यूबिलिटी एंड सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। सबसे पहले सोल्यूबिलिटी हम निकालते हैं, क्योंकि हमने बात करी थी कि लैम्डा नॉट एम दैट इज मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू के इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। ये हमने इनिशियली बात कर रखी है। अब ये जो साहब मोलैरिटी होती है, ये होती क्या है? सर अगर हम बात करें मोलैरिटी, मतलब जितने हमारे आयंस प्रेजेंट है, जितने हमारे आयंस प्रेजेंट उन्हीं की वजह से तो आएगी ना मोलैरिटी। हाँ सर, NaCl आप डाल दीजिए पानी में, सारा का सारा आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वैसे ही होता है, वो आराम से टूट जाता है, कोई इसको दिक्कत नहीं होती। क्या कोई सोल्यूबिलिटी में दिक्कत होती है NaCl की? नहीं सर। तो सोल्यूबिलिटी में किसकी दिक्कत होती है सर? स्पेरिंगली सॉल्ट सोल्यूशन की। हाँ बिल्कुल होती है। तो सोच के बताओ, अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट को पानी में घुला दूं, कैल्शियम कार्बोनेट को पानी में घुला दूं, तो क्या उसकी मोलैरिटी जो आएगी, या उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होगी, क्या वो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ जितना मैंने मिला है उतना ही, उतने की बन जाएगी? सर बात आपकी थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है, थोड़ा और अच्छे से समझाए तो मजा आता। तो मजा आप ही करवाता हूँ बेटा। तो यहाँ पर बात ये कर रहा हूँ कि ये मेरा आया, आपको मैंने चौक डाल दी नीचे। अब ये जो चौक है आप सभी को पता है बैठ जाती है। मैं चम्मच चला रहा हूँ यहाँ पे, भाई घुल नहीं रही। तो क्या यहाँ पर जो मैं बात करूंगा इस सॉल्यूशन में, मैंने उठाया, मैंने कहा चलो इसकी मोलैरिटी चेक करता हूँ। मेरे मुताबिक इसकी 1 मोलर आने चाहिए थी, क्योंकि मैंने जितना भी अमाउंट करा होगा वो उसका 1 मोल करा होगा। मान लीजिए 1 लीटर वॉल्यूम है कैल्शियम कार्बोनेट का, तो मैं उसी हिसाब से चल रहा था। मैं गया, मैंने यहाँ पर देखा, भाई देखो 0.002 मोल। मैंने कहा ये क्या हो रहा है भाई साहब, ये कैसे हो सकता है? तो पता लगा कि साहब आपने जो भी मिलाया था ना, सारा का सारा नहीं मिला, कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ही मिला, क्योंकि दिस इज योर स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। और अगर आपकी कोई सॉल्ट स्पेरिंगली सोल्यूबल है, तो वो कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ही डिसोशिएट करेगी, वही आपको सॉल्यूशन में शो करेगा। क्या मैं बोल सकता हूँ 0.002 मोलर के ही जो आयंस बने होंगे कैल्शियम पॉजिटिव, वही ये मुझे कहीं ना कहीं कंडक्टिविटी शो करेंगे, और उन्हीं की वजह वही मेरे कहलाई जाएगी सोल्यूबिलिटी। आई होप समझ में आएगा। अभी आप पढ़ गए हैं, तो यहाँ पर हम एस भी रख देते हैं, क्योंकि यहाँ और किसी का जिक्र करा नहीं गया कि वाटर का। अगर मैं बात करूं वाटर की, ये न्यूट्रल वगैरह ही मान के चल रहे होंगे, तो ये सारा सिनेरियो है। आइए लगाते हैं यहाँ पर, इसको कैलकुलेट करने की करते हैं कोशिश। अच्छा नहीं नहीं, वाटर की दे रखी है, मैंने के निकाल लिया। H2O का लिखा है, वही तुमको दो लिखा है, के वाटर का है, और यहाँ पर के है एक मेरे पास सोल्यूशन का। तो 3 × 10⁻⁶, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये इस पर्टिकुलर सोल्यूशन में वाटर भी है, और इस पर्टिकुलर सोल्यूशन में ये साहब भी है। इन तो यहाँ पर इन्होंने बोला सॉल्यूशन की, मतलब पानी प्लस इसकी, और फिर एक बार बोल रहे हैं कि यहाँ पर पानी की इतनी है। तो मुझे अगर कंडक्टिविटी निकालनी है लॉजिकली, बाकी मैंने फॉर्मूला लिखा था, इतना दिमाग नहीं लगा ना मैं, क्यों फॉर्मूला लगा रहे हैं हम बैठ के देखेंगे कि सर अगर मुझे सिर्फ इस कॉम्प्लेक्स की निकालनी है, तो मैं टोटल कंडक्टिविटी में से पानी की माइनस कर देता हूँ, खत्म हो गया, कोई सोचना ही नहीं पड़ेगा। हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। इसमें से मैं माइनस कर दूं, यहाँ पर मैं इसको क्या 0.41 × 10⁻⁶ लिख दूं, तो किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या यहाँ पर मेरा आ जाएगा 3 है, यहाँ पर 2.59 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये मेरी कंडक्टिविटी आ गई इस पर्टिकुलर सॉल्ट की। तो सबसे पहला टास्क हमारा कंप्लीट हुआ। सर अब जरा आते हैं यहाँ पर, सर हम यहाँ पर देखें लैम्डा नॉट टाइम तो नहीं दे रखा, तो बेटा वो आपको दे रखा है कॉल लॉस लॉ इसी दिन के लिए तो दिया था आपको। किस दिन के लिए दे रखा था? इसी दिन के लिए, कि जब भी आपको कोई इस प्रकार से आपको किसी आयन की कंडक्टिविटी की बात कर दी जाए, तो आपको कॉल लॉस साहब को याद करना है। और यहाँ पर ये इन्होंने एकदम कॉम्प्लेक्स भी, बिल्कुल ऑनलाइन ऑनलाइन का ही प्रिंट है बिल्कुल। यहाँ पर इन्होंने देखो कॉम्प्लेक्स में देखो कोबाल्ट को इन्होंने इनसाइड द उसमें पहुंचा दिया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। तो आप सोच सकते हो अगर कोबाल्ट इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर चला गया ना, तो इन्हें पता नहीं इन्होंने कितनी बड़ी गलती करी है। सर फिर इसको और इसको देने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि सर फिर ये टूटेगा ही नहीं। अगर आप कोबाल्ट को कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं यही मतलब हो ना कि लिगेंड उससे अटैच हो रहा है। आई होप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको याद होगा क्लास 12 में। तो भाई ये टूटेगा ही नहीं। अगर यहाँ पर इन्होंने देखो कितनी बड़ी यहाँ पर हमारी प्रिंटिंग मिस्टेक यहाँ पर हुई है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर इसको सही कर दूं, ये यहाँ पर आना चाहिए डब्बा। आई होप सो आप सभी लोग समझदार हैं, ड्यू परीक्षा से आप पढ़ रहे हैं, तो इतनी तो समझदारी होगी आप सभी लोगों को, इतना पता होगा कि ये ऐसे होगा। और जब हम इन कॉम्प्लेक्सेस को ब्रेक डाउन करते हैं, अगर आपको नहीं पता तो अभी बता देता हूँ, बाकी पता होता है सभी को, कि यहाँ पर ये कोबाल्ट 2+ में टूटेगा, और एक ये जो पूरा का पूरा हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, इसको हम अलग से तोड़ दें। तो कोबाल्ट यहाँ पर आया 2+, और आयरन क्या आएगा जल्दी से बताओ। 2+ सही लिखा है ना मैंने? नहीं, गलत लिखा है। यहाँ पर यह आएगा 2-, यहाँ पर यह आएगा 2+, नहीं तो यहाँ पर 4+ आना चाहिए ना। तो यहाँ पर ये आएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये आएगा मेरा 4-। हाँ अब सही है।
तो बाकी ये चार्जेस वगैरह से सच कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि सिंपल मुझे जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है, मुझे यहाँ पर इसको बैलेंस करना था बस ये। तो मतलब क्या है, अगर मुझे इस आदमी की कंडक्टिविटी निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, मैं पूछूंगा भाई तुम अपनी कंडक्टिविटी बताओ, तुम बताओ। इसने बताई अपनी 87, इसने बताई अपनी 444, हाँ। तो मैं कहूंगा आपकी मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि आपके 2 आंसर खत्म, बस आपको यहाँ पर ये मिल गया। आपको के बता दिया मैंने, 1000 बता दिया। क्या बच्चा बच्चा एस की वैल्यू निकालेगा? सर बिल्कुल निकालेंगे। क्या अगर आपने एस निकाल लिया, क्या अगर आपने एस निकाल लिया, क्या आप के एस पी वैल्यू निकाल सकते हैं? सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो के एस पी का भी मैं एक्सप्रेशन लिखता जाऊँ तो बच्चा बच्चा बता देगा सर वो 4s क्यूब होगा। आई होप सो सभी को ये एक्सप्रेशन समझ में आएगा, किसी को जरूरत नहीं पड़ी होगी कि ये कैसे आया। आइंड इक्विलिब्रियम आई होप आप सभी लोग देख के आएंगे। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सवाल की तरफ, जो यहाँ पर दे रखा है हमें। आई होप सो क्रोटोनिक एसिड को आप नहीं भूले होंगे, ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा इन हिसाब से मुलाकात हुई थी। तो यहाँ पर हमें क्रोटोनिक एसिड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, मुझे नहीं पता फॉर्मूला क्या है, इनको भी नहीं पता, देखो इन्होंने भी नहीं दे रखा सोडियम क्रोटोनेट। मुझे इतना पता है यहाँ पर सोडियम की सॉल्ट दे रखी है NaC, तो मतलब जो क्रोटोनिक एसिड होगा वो मेरा CH होगा, यानी बस इतना बता दो। तो मुझे मैं आयंस लिख रहा जान के, मुझे चार्जेस लिखने में थोड़ा वो लगेगी मेहनत। इन तीनों इक्वेशनों की मदद से इस तक पहुंचना है। तो बच्चा बच्चा बता देगा सर आपको यहाँ तक, मतलब आपको C+H तक पहुंचना है। आई होप आप लोग यहाँ पर C नेगेटिव और H+ लगा दीजिएगा, ये आगे पीछे लिखा है थोड़ा सा। बाकी आप इसको चाहें तो SC कर लीजिए ताकि कंफ्यूजन हो, बाकी HCl मत समझिएगा इसे प्लीज, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चा बच्चा बता देगा कि सर आपको पहली और तीसरी इक्वेशन को जोड़ना है और उसमें से दूसरी घटा दीजिए, तो H+ और ये ऐड हो जाएगा, तो आपका NaCl और ये कम हो जाएगा, तो आपका अल्टीमेटली यही बन जाएगा। आई होप तो सभी लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, जिसको समझना है बेटा आप लोग, आप प्लीज एक बार करके देखिए, एक बार पेन चलाइएगा, आपको इक्वेशन बनती हुई नजर आ जाएगी। तो यहाँ पर अब हम डायरेक्टली वैल्यूज को देख लेते हैं। तो यहाँ पे दे रखी है 426, यहाँ दे रखी है 126, यहाँ दे रखी है 83। इन दोनों को ऐड करा, इसको सब्ट्रैक्ट करा, तो मैं डायरेक्टली यहाँ जो HC है, HC क्या है मेरा? क्रोटोनिक एसिड। इस पर्टिकुलर आदमी की कंडक्टिविटी आप सभी को बता सकता हूँ, दैट विल बी 426 में से माइनस हुआ 126, मतलब 300, 300 में ऐड हुआ ये, तो 383 मेरे पास आ गई। आई होप सो मजा आया होगा अभी तक तो, सर आ ही रहा है। अब क्या निकालना है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आई होप सभी को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा साहब को नहीं भूलेंगे, दैट इज लैम्डा m डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट m, या लैम्डा इनफाइनाइट। सो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर ही हम ये निकालते हैं साहब, ये जो हम निकाल रहे हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर ही निकाल रहे हैं मोलर कंडक्टिविटीज। तो ये हमने इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर निकाल ली। क्या मैं यहाँ पर नॉर्मल कंडक्टिविटी निकाल सकता हूँ? सर उसका फॉर्मूला आपका होता है K × 1000/m, और उसी के लिए आपको सारी की सारी चीजें जो आपको चाहिए वो दे रखी है। के दे रखा है आपको 3.83 इंटू ये आपका 10⁻⁵ इंटू 10⁻³ को मैं यहीं पर +3 कर देता हूँ, डिवाइड बाय मोलारिटी यहाँ पर 10⁻³ ही है। यस सर, तो ये हो जाएगा 3.83, यहाँ पर आ जाएगा 10⁻², फिर ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻², था 10 आ जाएगा इंटू 10, तो 38.3 आ गई। खत्म। कितनी आसान कैलकुलेशन थी, मजा आ गया इस कैलकुलेशन को देखने में। रिकमेंड करूंगा मैं सभी टीचर से, ऐसी आप कैलकुलेशन दिया करिए। 1/10 आपका अल्फा आ गया, 10% की आपकी डिसोसिएशन हुई है। आई होप सो सभी लोग इस बात को समझ पा रहे होंगे। बहुत आसान सवाल था। नेक्स्ट सवाल पर अगर मैं आता हूं तो यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी मुझे MgCl2 की किसी पर्टिकुलर सोल्यूशन पे दे रखी है। एक सेल है जिसकी मुझे इलेक्ट्रोड्स के बारे में डिस्टेंस वगैरह दे रखा है, उसको मैंने इसी सोल्यूशन से फिल कर दिया। ठीक है, अच्छी बात है। नाउ दीज गाइस आर आस्किंग हाउ मच करंट विल फ्लो। ओके, तो काफी लोग परेशान होंगे। मैं कहूंगा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप क्लास 10th पढ़ के आए। सर क्लास 10 कहाँ से आई है? V बराबर आई आर सर। अच्छा जी, तो सर V दे रखा है 5, करंट आपको निकालना है। आई क्या होता है सर? रो एल अपॉन है। सर रो एल अपॉन है। क्या सभी को एल अपॉन ए की वैल्यू दे रखी है? हाँ सर दे रखी है, एल अपॉन ए भी दे रखा है। और क्या रो दे रखा है? सर रो नहीं, सर रो हम बता सकते हैं कि हम रो तो हम नहीं निकाल सकते, पर हम ये बोल सकते हैं हम के निकाल सकते हैं, क्योंकि के बराबर होता है 1/रो के। तो बेटा यहाँ पर मैं रो एल अपॉन ए की जगह 1/ए कर दूं। मुझे ऐसे याद है, मुझे याद नहीं बस वो वाले फॉर्मूला। मैं जब भी कोई ऐसा सवाल आता है ना, मैं सिंपल ओम्स लॉ से जाता हूँ। मुझे याद ही नहीं, मुझे अच्छा से जब ये रटा हुआ है भाई, 10th में इतने बढ़िया तरीके से पढ़ते थे, भर भर के न्यूमेरिकल वगैरह करते थे, और 2 4 10 8 10 फॉर्मूले होते थे, तो वो तो याद रहेंगे। तो वो याद है, मैं हर बार वहीं से जाता हूँ। तो के यहाँ से आ जाएगा। अच्छा सर ये हो गया, तो क्या बात कर रहा था? हाँ, तो के मैंने पुट कर दिया, तो खैर यहाँ पर ये हो गया। अब मुझे क्या करना है? मुझे के निकालना है, एल भी पता है मुझे, ए भी पता है मुझे, के पता लग गया, आई निकल जाएगा। और शायद इसी टाइप का सवाल हमारे पेपर में आता, जितना मुझे धुंधला धुंधला याद आ रहा है, और मैं करके आऊंगा ऑब्वियसली। तो के की अगर मैं बात करूं तो के को क्या मैं मोलर कंडक्टिविटी से निकाल सकता हूँ? इन्होंने कुछ दे रखा है मुझे, तो सर हाँ आपको मोलर कंडक्टिविटी तो दे रखी है, तो बस निकाल लो बेटा, हो गया। तो लैम्डा m बराबर के इंटू 1000/m। आई होप सो लॉजिक वगैरह कुछ खास था नहीं। 195 इज इक्वल टू के निकालना है इंटू 100
और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास बटे में 0.01, इसको भी मैं ऊपर भेज देता हूँ, 1/100 कर देता हूँ, तो 10⁵ तो के मेरा आ गया 195 इंटू 10⁻⁻5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये होता है ना, हाँ। या फिर आप इसको बोल दीजिए ओमिनर्स वगैरह, कुछ भी बोलना चाहें बोल दीजिए। सिंपल सा आपका सब कुछ यूनिट में, सब कुछ सेंटीमीटर वगैरह में है। जैसा चाहिए था, जैसी रिक्वायरमेंट है, स्वाद अनुसार आप सभी के आपके सामने ये सारी चीजें हैं। 195 इंटू 10⁻⁻5 इंटू लेंथ कितनी है सर? लेंथ है आपकी 0.5, मतलब अच्छा हाफ, और ये 1.8। खत्म भाई, कुछ क्वेश्चन में बचा ही नहीं। ये इससे 10 पे चला जाएगा, कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। आई होप सो आप करंट को मिली एम्पियर में आपके पास आ जाएगा। प्यारा सा आंसर लिख दीजिएगा। बढ़िया सवाल था, आसान सवाल था, बल्कि ये तो आई थिंक 10th कहीं तो करे थे यार, शायद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ही आते थे। अब इस पर्टिकुलर ग्राफ के बारे में कुछ बताने की जरूरत है? नहीं सर, बिल्कुल बताने की जरूरत है। कुछ करने की जरूरत है? नहीं सर, उसकी भी जरूरत नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। क्या यहाँ पर भी कुछ बताने की जरूरत है? सर बिल्कुल नहीं। तो ये आए हैं भाई सवाल। अब पता नहीं अब दें या ना दें ये, अब हो सकता है नए करिकुलम में पहले प्रैक्टिकल में ना हो, क्योंकि मुझे पता नहीं पहले था ये प्रैक्टिकल में या नहीं था। पिछले साल का भी याद नहीं, हो सकता आ सकते हैं वैसे, कोई मतलब बड़ी बात नहीं है इनके ना आने की। अब आई थिंक यही साहब अभी को देख लो, यहाँ पर भी अच्छा, यहाँ पर भी मिसप्रिंट कर रखा है लो। अच्छा, वो जो मिसप्रिंट है ना सर, वो यहीं से गया है। वो जो आपको मिसप्रिंट दिखा है ना, वो यहीं से गया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी इन्होंने आपने पेपर बनाए हैं, आप थोड़ा सा, ये वाला पुराना पेपर है, वो वाला नया पेपर है, जितना मुझे प्रिंट से पता लग पा रहा है। वो वाला 2020-21 का होगा, ये शायद और पुराना होगा, 18-19 का सवाल होगा। तो यार प्लीज थोड़ा सा ऐसी गलती ना करें, हमारे कुछ समझदार बच्चे हैं जो पक्का यहाँ पर गलती करके आ रहे होंगे, पर वैसे तो नहीं करेगा। तो यार क्या यहाँ पर बताऊं कुछ, शायद सेम, सब कुछ सेम दे रखा है यहाँ पे। हाँ सेम ही दे रखी है, लो वैल्यूज भी सेम है, सब कुछ सेम है सर। बढ़ो आगे बढ़ो। अब इसकी बात करते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। आई होप सो याद होगा, इससे रिलेटेड किसी ने डाउट भी पूछा था अभी रिसेंटली, कभी मुझे याद आ रहा है, फिर मैंने बताया भी था उन्हें। तो मोलर कंडक्टिविटी लिथियम आयन की लेस होती है सीजियम आयन से इन एक्वस मीडियम। सर एक्वस में ही होता है? हाँ बेटा एक्वस में ही होता है, वरना नहीं होगा। अच्छा, क्या पानी में डाला लिथियम को, Li पॉजिटिव आ गया। पानी में डाला CS को, CS पॉजिटिव आ गया। अब मोलर कंडक्टिविटी की अगर मैं बात करूं, सो दैट इज ये कितना करंट प्रोड्यूस कर रहा है, एंड दैट इज टोटली डिपेंड्स ये कितनी ज्यादा मोबिलिटी शो कर रहा है, कितना ज्यादा मूवमेंट कर रहा है। सेम आपका मोबिलिटी के लिए भी आ सकता है कि आयनिक मोबिलिटी का भी आपको बोल देंगे, आयनिक मोबिलिटी या मोलर कंडक्टिविटी कि मूवमेंट कितनी ज्यादा। अब यहां से इन्होंने बता दिया कि हमें इसका रीजन देना होगा कि मोलर कंडक्टिविटी इसकी कम क्यों है। तो इतना पता लग गया इसकी मोबिलिटी कम है, ठीक है। अब सोचते हैं फैक्टर्स। तो भाई जो कंडक्टिविटी का, सिर्फ कंडक्टिविटी की बात करूंगी, कंडक्टिविटी के जो नॉर्मल फैक्टर्स होते हैं उसका मैं आपको बता दूं। कंडक्टिविटी हमारे पास किसी भी एटम के साइज के, कंडक्टिविटी को मैं खाली के लिख देता हूं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होती है। रेडियस इज योर साइज। अच्छा सर, तो सर इसका मतलब ये हुआ जितना छोटा आयन, जैसे सर लिथियम छोटा है तो उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए। मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल होनी चाहिए। सर क्या बात कर रहे हैं आप, क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे आप बेटा, बात तो सुनो। सो द पॉइंट इज, यस ऐसा होता है, जो भी छोटा होगा साइज उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। सर आप फिर नहीं बात समझ बेटा, सुन तो लो। तो बात, सो द पॉइंट इज, जितना छोटा उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी, ठीक है। पर यहाँ इन्होंने एक्वस मीडियम बोल दिया। क्या एक्वस मीडियम में कुछ और होगा? तो एक्वस मीडियम में एक चीज होती है जिसका नाम बच्चा बच्चा जानता है, जिसको बोलते हैं हाइड्रेशन। और जितना छोटा इंसान होता है उसको उतना ज्यादा घेर लिया जाता है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर सर, इफेक्टिव रेडियस जो है वो इसका बड़ा हो जाता है। इफेक्टिव साइज लिथियम का बड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि पानी ने घेर लिया, क्योंकि स्ट्रॉन्ग हाइड्रेशन हो गई, क्योंकि छोटा इंसान था, बहुत अच्छी हाइड्रेशन हो गई, जिसकी वजह से इसका ओवरऑल साइज, इफेक्टिव साइज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मोटा इंसान बन गया। मतलब बॉडी शेमिंग कर रहा हूँ, मतलब बता रहा हूँ यार, लॉजिकल चीज आप खुद ही बताओ। जो थोड़े से हैवी होते हैं वो भाग थोड़ी पाते हैं ज्यादा तेजी से, हल्के ही भाग पाते हैं ना। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा किसी का भी, मतलब हो सकता है। तो वही चीज मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि यहाँ पर यही सीन है कि ये हमारे आयनिक मोबिलिटी जो है वो, जितना जो है वो बड़ा एटम हो जाएगा उतनी ज्यादा उनकी आयनिक मोबिलिटी कम। सो दैट्स हाउ यू नीड टू एक्सप्लेन। ये आप डायग्राम वगैरह बना दीजिएगा। शायद मुझे याद आ रहा है कहीं पर मैंने ऐसा कुछ ना कुछ करा था। तो सीजियम का भी फिर आपका हो जाएगा, एंड देन ये आपका लिथियम का हो जाएगा। आई होप सो यहाँ तक चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ में आएंगी कि क्या क्या हो रहा है। देन यहाँ पर अगर बात करें मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बारे में, कोई खास बात करने की जरूरत है ही नहीं। यूनिट्स के बारे में भी बात करने की जरूरत नहीं है। फिर नेचर ऑफ वेरिएशन, कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन, वीक और स्ट्रॉन्ग, दोनों के ग्राफ वगैरह सब कुछ पढ़ ली। अब ये सवाल आते हैं 6 नंबर का है, तो देखते हैं काफी कुछ लग रहा है इसमें। सर्टेन कंडक्टेंस सेल है, अच्छा उसमें हमने KCl डाल दिया। उसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज और कंडक्टिविटी है ना, हाँ कंडक्टिविटी, उसकी रेजिस्टेंस थी बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, व्हेन फिल्ड विद दिस। अच्छा जी, तो हुआ क्या भाई, हमने पहले KCl से फिल करा, किसको, किसी पर्टिकुलर कंडक्टेंस सेल को, फिर बाद में KNO3 से कर दिया, ठीक है। अब ये चाह क्या रहे हैं, व्हेन फिल्ड विद दिस, इसकी रेजिस्टेंस दे दी, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करनी है सेल का कांस्टेंट, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करनी है कंडक्टेंस, ओके कंडक्टेंस किसकी करनी होगी, पर ये तो बता देते हैं, चलो देखते हैं अभी। फिर स्पेसिफिक कंडीशन, अच्छा यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया। तो सबसे पहले
सेल कांस्टेंट पे आते हैं जिसका नाम होता है सिग्मा से लिखते हैं, पर मुझे जी स्टार से लिखना अच्छा लगता है, आप लोगों को आदत होगी तो वैसे ही लिखिएगा। तो जी स्टार बराबर आर के होता है, ठीक है। तो क्या मैं एक बात को ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर जो सवाल होते हैं ना वो जान के वो इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड होते हैं कि मैंने किसी पर्टिकुलर उससे सोल्यूशन से सेल को भरा, फिर हटा लिया, दूसरा लाया भर गया। तो इन दिस सिनेरियो मेरा जो सेल कांस्टेंट है, क्योंकि सेल सेम है ना, सेल कांस्टेंट सेम रहता है, तो वहां पर आपको हो सकता है फॉर्मूला लगवा दिया जाए R1K1 बराबर R2K2, या K1 अपॉन कंडक्टिविटी किसी की, K2 अपॉन दूसरे की कंडक्टिविटी, ये वाला फॉर्मूला डेलिबरेटली वो लगवाना चाहते हैं। जनरली ऐसा होता है, ये मैंने ऑब्जर्व करा है। यहाँ पर देखते हैं क्या चाह रहे हैं, वो पता लग जाएगा। तो सबसे पहले तो उन्होंने सेल कांस्टेंट ही बोल दिया, तो R into K लिख दिया। सर आर आपको गिवन है, हाँ जी गिवन है, और क्या के गिवन है, सर कंडक्टेंस भी आपको गिवन है। तो आपके सामने कैलकुलेटर साहब होंगे, मेरे बैग में होंगे आज तो कैलकुलेटर साहब, क्योंकि कॉलेज लेके गए थे ना, एक ही सवाल आता है वैसे तो कैलकुलेटर का, पर हो गया था। तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा था, हाँ यहाँ से मैंने सेल कांस्टेंट निकाल लिया, और वो आपका किस में आएगा, बच्चा बच्चा बता देगा सर ये ओम में है, सर ये ओम सेंटीमीटर इनवर्स में, तो आपका ये सेंटीमीटर इनवर्स में था, और वो विच ऑल्सो मेक सेंस क्योंकि लेंथ अपॉन एरिया के इक्वल होता है। जी स्टार आपका एल अपॉन ए के इक्वल होता है, जो रो एल अपॉन ए में पुट करते हैं ना, रेजिस्टेंस की बात करूं मैं, तो रो इंटू सेल्स कांस्टेंट भी हम लिख सकते हैं, तो वहीं से फॉर्मूला बना यार, कितनी बार वो करें। ठीक है सर, ये आ गया। कंडक्टेंस को अभी मैं होल्ड रखता हूँ, सोचता हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा अभी सोचने का, 2-3 मिनट बाद सोचेंगे। स्पेसिफिक कंडक्टेंस यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली बोल दी, तो मतलब इन्होंने स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज सिंपली और कंडक्टिविटी, अच्छा अच्छा इसीलिए करवा रहे हैं। देखो अब ये चाह रहे हैं कि आप कंडक्टिविटी बताइए, और इन्होंने क्या यहाँ पर रेजिस्टेंस दे रखी है, इसकी रेजिस्टेंस दे रखी है, तो वही यार जी स्टार बराबर आर के लगाइए। जी स्टार आप यहाँ से निकाल लेंगे, और आर की वैल्यू आपको इन्होंने 326 दे रखी है, कि आप निकाल लेंगे। इसको मैं K2 लिख देता हूँ, K2SO4 के लिए, फिर आप जी स्टार की वैल्यू पुट करके निकालेंगे। फिर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात करिए तो लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर होती है K इंटू 1000 डिवाइड बाय नॉर्मेलिटी भी इन्होंने दे दी, लो अच्छी बात, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। तो यहाँ पर आपको नॉर्मेलिटी दे दी, K निकालेंगे। अब मैं अगर कंडक्टेंस की बात करूँ तो यार कंडक्टेंस ये किसकी चाह रहे होंगे, तो कंडक्टेंस इज योर G, और G हमारे पास सिंपली रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है, तो मेरे हिसाब से इसी की निकलवा रहा हूँ ये रेजिस्टेंस। वेन फिल्ड विद दिस, नहीं 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 अच्छा समझ गया, नहीं वेन फिल्ड विद दिस, तो बात की बात है, हाँ इन्होंने लिख दिया ना, वेन फिल्ड दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन, इसकी ये यहाँ पर रेजिस्टेंस हो गई। अब कैलकुलेट करवा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से सेल कांस्टेंट यूनिवर्सल, यहाँ पर कोई एम्बिग्यूटी नहीं, यहाँ पर कंडक्टेंस में थोड़ा सा लग रहा था, बट मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको कंडक्टेंस निकालनी है जो आपका जी होता है, और दैट इज सिंपली योर रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, तो 1/326 ओम, जो भी आंसर आएगा उसको रिपोर्ट कर देंगे। आई होप सो आसान लग रही होंगी चीजें, कोई इसमें डिफिकल्टी अभी तक नहीं हुई। सो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। बाकी अब सिमिलर सेट के ऑब्वियसली लॉजिक नहीं कराने का काम, तो मुझे ये कुछ लग रहा है। कंडक्टिविटी आपको दे दी इस पर्टिकुलर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, आपको प्योर वाटर की दे दी, बच्चा बच्चा बता देगा कि सर आप कंडक्टिविटी BaSO4 की निकाल लेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, दैट विल बी इक्वल टू 2.98 इंटू 10⁻⁴ साइमन सेंटीमीटर, सॉरी साइमन मीटर इनवर्स है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा यहाँ पर यूनिट का। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, क्योंकि मैंने सब कुछ मीटर, अच्छा यहाँ पर इन्होंने चलो इसमें दे रखी है मीटर स्क्वायर में, तो ठीक है रुक जाते हैं यहीं पर, जो यूनिट बोल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने यूनिट ये दी है तो हमें फिर इसी को ध्यान में रखते हुए चीजों को करना पड़ेगा। तो के मिल गया मुझे, मुझे सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है, मतलब पहले मुझे सोल्यूबिलिटी निकालनी होगी, तो मैं एस के लिए काम करता हूँ, तो एस के लिए मैं काम करना यहाँ पर शुरू करता हूँ। तो सिंपल सा के इंटू 1000 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, यहाँ पर मुझे लिमिटिंग मोलर कंडक्ट, अच्छा एक सेकंड, यहाँ पर मुझे इन्होंने, हाँ लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस दे रखी है दिस पर्टिकुलर चीज की, और क्या दे रखा है यहाँ पर, कंडक्टिविटी मिल गई मुझे, मुझे लैम्डा एम मिल गया, तो मैं यहाँ पर क्या K इंटू 1000 बाय वो कर दूं, हाँ एक चीज वो है। बट यहाँ पर इन्होंने लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस क्यों दी, उसका क्या लॉजिक, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस से मैं क्या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकता हूँ, ठीक है निकाल सकता हूँ। फिर उससे, अच्छा समझ गया क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन दी है पर इन्होंने, अच्छा कॉन्सेंट्रेशन ही तो निकालनी है। क्या चीज़ है जो मुझे क्लिक नहीं कर रही, या कुछ मिसिंग है, देखिएगा यार एक बार, पता नहीं ऐसा लग रहा है कुछ मिसिंग है, सोचा पॉज करके पर दिमाग में कुछ आ नहीं पा रहा, ये चेक करके आए एक बार, इसको कर ही आते हैं चेक, चलो कभी कुछ मिसिंग तो नहीं रही है। अरे हाँ यार वही तो बात है, यहाँ पर ये हमारी जो सॉल्ट है ये स्पेरिंगली सोल्यूबल है, तो स्पेरिंगली सोल्यूबल में जब मैं सोल्यूबिलिटी निकालूंगा, तो यहाँ पर हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन की ही पुट करेंगे ना, क्योंकि अब मैं यहाँ पर कितना भी पानी डालूंगी सॉल्ट टूटने से रही, ये यहाँ पर सीन होता था हमारे पास इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाला, तो दैट्स वाई मुझे यहाँ पर लिमिटिंग मोलर वाली ही वैल्यू पुट करनी है, और यहाँ पर मैं इसको एज इट इज इसकी यूनिट्स में ही रख रहा हूँ। यहाँ पर साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल है, यहाँ पर साइमन पर मीटर है, और नीचे मेरे पास एस आ जाएगी सोल्यूबिलिटी। तो आप सभी को पता है यूनिट में थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, एस से एस उड़ जाएगा, दिस इज और कॉन्सेंट्रेशन आएगी यहाँ पर आपकी, और जिसमें भी आएगी उसको अभी देख लेते हैं। तो यहाँ से इसको मैं इससे उड़ा दूं पहले, और आपके सामने ये 298 हो जाएगा। तो देखिएगा आपके सामने एस की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है, क्योंकि मुझे यूनिट कराने इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ।
तो लगभग लगभग 1 दशमलव कुछ आएगी, 1.015 लिख देता हूँ, ऐसे मुझे नहीं पता। अब यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आ रही है मेरे पास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये साहब यहाँ आए, ये साहब यहाँ आए, तो मोल तो आ गया मेरे पास, किसी की यूनिट मिस तो नहीं हुई, सबसे पहले मैं देख लूँ। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ यूनिट वगैरह तो मिस नहीं हुई है, और सोल्यूबिलिटी ही हम निकाल रहे हैं। तो मोल पर लीटर में आनी चाहिए, या फिर मोल पर मीटर क्यूब आ रही है, यहाँ पर मीटर क्यूब ही नहीं, ये आपका साइमन सेंटीमीटर नीचे है, ये आपका ऊपर है, तो ये उधर आए, ये यहाँ पर नीचे आ गए, तो मेरे पास मोल पर मीटर क्यूब आ गई। तो वॉल्यूम मेरे पास मीटर क्यूब में आ रही है, ध्यान से देखिएगा, बात को ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर कन्वर्जन में भी खेला है इन्होंने। तो अब मैं बात करूं, अगर मैं देखूं सोल्यूबिलिटी की, तो इन्होंने किसी में पूछा है नहीं, इन्होंने कोई स्पेसिफिक यूनिट तो नहीं पूछी। एक तरीका है आप मोल पर मीटर क्यूब में लिख देते, पर मेरे हिसाब से जितना मुझे याद आ रहा है, 1 DM 1 लीटर की इक्वल होता है, और हम कॉन्सेंट्रेशन को उसी में करते हैं, और 1 मीटर मेरे पास 10 DM के इक्वल होता है, मुझे याद पक्का बताइए यही होता है ना। फिर मैं इसका क्यूब कर दूं, क्योंकि कन्वर्जन मुझे रटे हुए नहीं ना, मैं ऐसे ही चलता हूँ, तो 1000 DM क्यूब आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से यार यही होगा, बाकी आप एक बार मुझे प्लीज बता दीजिएगा अगर कुछ यहाँ पर गलती हुई है। तो मेरे हिसाब से 10⁻³ आ जाएगा, मोल पर DM क्यूब या फिर मोल पर लीटर आ जाएगा, दैट इज माई मोलर। तो आई होप सो इसी के अराउंड कुछ आंसर आएगा, 1.05 में मत जाइएगा, यूनिट वगैरह पे जाइएगा, क्या मैंने यूनिट कन्वर्जन सही करा है। अगर कुछ गलती हुई तो बता दीजिएगा जल्द से जल्द, मैं पिन कमेंट कर दूंगा, फिर वहां से बच्चे देख लेंगे, यहाँ से देख लिएगा पर सभी लोग। अब यहाँ पर आए क्या करना है भाई, इन साहब की बात करिए, सेम हमारे में आया था, और वैसे भी आया हुआ है, NH3 पॉजिटिव और NH2 नेगेटिव, इससे रिलेटेड आया है, वो भी केएल कपूर साहब ने ही मेंशन कर रखा है अपनी किताब में। तो यहाँ पर होता क्या है भाई, ये जो है एक मैकेनिज्म के थ्रू होते हैं, जिसका नाम ग्रोटस कंडक्टेंस मैकेनिज्म होता है, या फिर उसको जंपिंग मैकेनिज्म भी आई थिंक मैंने बताया था। तो होता क्या है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे दिखाता हूँ भाई, होता क्या है, ये आपका इनिशियल सिनेरियो था, आपने एसिड H+ होगा डाल रखा होगा, तो इनिशियली यहाँ पर ये था एक मॉलिक्यूल होगा, मान लीजिए मैंने एक ही आयन डाला, मैंने डेलिबरेटली एक ही आयन डाला, मुझे मिल गया कहीं से बस नसीब से, मैंने डाल दिया पानी में, वो पहले H3O पॉजिटिव बनेगा। अचानक से आप देखिए यहाँ पर, अभी तो बस इसी पर नजर रखिएगा और कहीं पर भी नजर मत दौड़ाइए। अचानक से आप देखिए होगा क्या, कि आपने देखा यार अभी तो H+ डाला था, आपने कहा चलो ठीक है, कहाँ पर आया, आपने देखा यार यहाँ पर्टिकुलर था H+, आपने यहाँ पर इस पोजीशन पे डाला, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर नजरें रहें, इस पर डाला आपने H+, आपने जैसे ही आंखें बंद करी, पलक झपकी, जैसे ही आपने पलक खोली, तो आप देखें ओ भाई ये तो यहाँ पहुंच गया, ये क्या हुआ, ये इतनी तेजी से कैसे आया। तो ये ऐसा होता है कि भाई जैसे यहाँ पर आता है अचानक, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड इसके बीच में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होती है, अचानक से यहाँ पर ये इसके बीच में बॉन्ड स्ट्रांग होता है, तुरंत से पहले यहाँ पर आ जाता है, फिर क्योंकि यहाँ पर वैसे भी क्या हो रहा था, इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो ये कहता है भाई आप चले जाओ से, मुझे पॉजिटिव चार्ज पसंद नहीं है, तो ऑक्सीजन पर है, तो ये एकदम से कहता है यार हाइड्रोजन बॉन्ड बन रही है, मजा आ रहा है, यहाँ पे पता लगता है इस पर भी पॉजिटिव आ गया, फिर इसको जो ये कहेगा भाई अब आप जाओ, फिर यहाँ से बनाए, फिर इससे कहेगा आप जाओ, फिर आप जाओ, आप जाओ करते करते ही बहुत तेजी से ये सारा सिनेरियो होता है, और आपने जो H+ देखा था कि यार H3O पॉजिटिव यहाँ था, वो आपको यहाँ मिलेगा, आपके ये कैसे हुआ, इसी को जंपिंग मैकेनिज्म बोलते हैं, बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्डेड सिस्टम। सेम आपको NH3 NH4 पॉजिटिव और उसमें मिलेगा, तो आप अमोनिया बना लीजिएगा, अगर डायग्राम आपको बनाना आप अमोनिया बना लीजिएगा, एक को NH4 पॉजिटिव कर दिया, मान लीजिए आप ऐसे बना लीजिएगा स्क्वायर, कोई शेप वेव तो आपसे पूछ नहीं रहे, वो थोड़ी पढ़ रहे हैं BACPR यहाँ पर, तो शेप वेव का कोई परेशानी नहीं आएगी, आप बना लीजिएगा, सिंपल बता दीजिएगा। सेम यहाँ पर OH नेगेटिव में क्या होता है, यहाँ पर नेगेटिव था भाई, ये भाई मुझे चाहिए H+, तो यहाँ पर इसको अट्रैक्ट करके इसको छीन लेगा, फिर ये कहेगा यार मुझ पे नेगेटिव आ गया, वो कहेगा यार आओ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए, हाइड्रोजन बॉन्ड का लालच देगा, वो उसको खींच लेगा, फिर वो उसको खींच लेगा, तो ऐसे ही खींचातानी करते करते यहाँ पर आपके सामने OH नेगेटिव आ जाएगा। आई होप सो लॉजिक यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा। डायग्राम बना दीजिएगा, मैं अगर एग्जामिनर होऊंगा मैं तो पूरे नंबर दे दूंगा जो भी इससे रिलेटेड, क्योंकि उसको फिर कंसेप्ट पता है ना बच्चे को, और उस बच्चे ने अगर ये वर्ड लिख दिया ग्रोटस कंडक्टेंस, बाकी अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं हूँ, कितनी बार बोलूंगा, 500-600 बार बोल चुका है कम से कम बार। तो यहाँ पर क्या हुआ था, प्रोसेस ऑफ प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ, रैपिड होता है पॉजिटिव चार्ज एक रीजन से, बाकी आप इसको रीड कर ही लीजिएगा, मैकेनिज्म आपके सामने यहाँ पर है, सेम हमारा इन दोनों लोगों में भी होता है। तो यहाँ पर इन दोनों की बात आई डोंट थिंक करने की जरूरत है, बहुत डिटेल में डिस्कशन कर रखा है। देन यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, सेम क्रोटोनिक एसिड वाला जो सवाल था सेम उसी पर बेस्ड है, सेम इक्वेशन लगेगी, प्लस माइनस लगभग मुझे वैल्यूज भी यहाँ पर आसपास की ही नजर आ रही हैं, क्योंकि 426 में से ये 126 ही माइनस होगा, NaCl और KCl, तो यहाँ पर आपका आंसर 391 मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए, तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल को अगर मैं जल्दी से देखना चाहूँ, तो यहाँ पर कंडक्टिविटी सैचुरेटेड की दे रखी है, कंडक्टिविटी पानी दे रखी है, तो इतना कंफर्म हो गया, हर बार जब भी सवाल आएगा वो यही दोनों चीजें होंगी, और आई थिंक ये इसी का फॉर्मूला भी बताया था मैंने, फॉर्मूला वगैरह छोड़िए, आप मुझे बस कंडक्टिविटी बता दीजिए CF2 की, तो कहेंगे सर आप जो है हम दिमाग में कैलकुलेट कर लेते, काफी समझदार हमारे यहाँ पर बच्चे हैं, तो वो मुझे बता रहे होंगे। अच्छा एक सेकंड, कुछ गलती तो नहीं लग रही यहाँ पर, आई होप ये -6 ही है,
अगर मैं इसको इंटू 10 करूँ, यहाँ पर डिवाइड बाय 10 करूँ, हाँ ठीक है। तो मेरे हिसाब से 4 इंटू 10⁻⁻5 आपकी इस पर्टिकुलर आदमी की कंडक्टिविटी आ गई। अब हमें निकालना क्या है, सोल्यूबिलिटी निकालनी है आगे। तो वही क्या करूंगा मैं यहाँ पर, इसकी कॉल्डॉस लॉ लगा के, CaF2 है तो ध्यान से कैल्शियम अभी करा तो यार इससे रिलेटेड सवाल, प्लस 2 इंटू 48 कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 96 और ये आ जाएगा 52, तो ये आपका हो जाएगा 148। तो 148 आपका, अच्छा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज, अच्छा वो यहाँ पर दिक्कत, दिस इज योर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी साहब। यहाँ पर आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दे रखी है, तो सर क्या करें, तो बेटा आप सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते, अगर मुझे याद है शायद मैंने बताया, अगर नहीं बताया तो मैं बता दूं। जब भी आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दे रखी हो, तो आप इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में मल्टीप्लाई नहीं करते विद द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो आपको अगर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी है CaF2 की, तो आप चुपचाप 52 प्लस 48 कर देंगे और चुपचाप 100 लिख देंगे, 100 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट आप लिख दीजिएगा। पर सर अगर हमने ऐसा कर दिया तो हम फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, हमें यहाँ पर सोल्यूबिलिटी निकालनी है जो आपकी मोलारिटी में होती है, तो सर हमारा नॉर्मेलिटी में आएगा। बेटा याद करो वो दिन जहां पर मैंने बताया था कि आपको अगर लैम्डा इक्विवेलेंट से कन्वर्ट करना है लैम्डा मोलर में, तो लैम्डा मोलर आपका इक्वल होता है, इफ आई नॉट रॉन्ग, लैम्डा इक्विवेलेंट इनटू n फैक्टर के। और बच्चा बच्चा बता देगा इसको देखते ही कि यहाँ पर 2 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब मेरी यहाँ पर वैल्यू आ गई 200, तो 200 यहाँ पर आ गई, इन इज इक्वल्स टू 4 इंटू दिस, यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो डायरेक्टली यहाँ पर मैं 10⁻⁻2 लिख रहा हूँ, डिवाइड बाय s, ये इधर जाएंगे, ये यहाँ पर आएंगे, तो s मेरे पास आ जाएगा 1/50, तो 1/50 फिर मैं इंटू कर देता हूँ क्या, तो जो भी होगा आप लोग देख लीजिएगा, ये मेरे सामने आ रहा है, बाकी आप थोड़ा सा कर लीजिएगा, 2 इंटू 10⁻⁻4 मेरे हिसाब से आ जाएगा आपका इन जो भी आपकी सॉल्युबिलिटी आई है। आई होप सो यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी, आसान लग रही होंगी, कोई खास अभी तक कोई सवाल डिफिकल्ट वाला करा भी नहीं, बेसिक वाला था। पक्का इस इनमें से आपको कोई ना कोई सवाल आराम से मिलेगा, आराम से बहुत हंसते खेलते और आप उसको टैकल कर लेंगे, क्योंकि बचपन की 12th जैसे ही है सारा कुछ, बस थोड़ा सा हल्का फुल्का अलग है, बाकी सब कुछ सेम है। सो यहाँ पर आई थिंक इसकी बात हमने कर ली है, आई एम नॉट रॉन्ग, ये तो हो ही जाएगा डायरेक्टली सवाल है। देन यहाँ पर अगर मैं देखूं तो अगेन यहाँ से हमसे पूछ क्या रहे हैं, ये मोलर कंडक्टेंस पूछ रहे हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन NaCl की, तो बहुत ही ज्यादा आसान है। नहीं नहीं, मोलर एसिटिक एसिड की पूछ रहे हैं, सॉरी। तो यहाँ पर आपसे एसिटिक एसिड की पूछ रहे हैं, तो सेम उसी हिसाब की तरह हो जाएगा, जो था आपका क्रोटोनिक एसिड उसी की तरह हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगर हम बात करना चाहें तो यहाँ पर क्या बात करेंगे, तो ये क्या बात कर रहे हैं, डायग्राम बना दीजिए, ठीक है, वो तो हमने बात करी रखी है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। कॉल्डॉस लॉ भी हमने बात करी रखी है, तो वो भी हो जाएगी। फिर यहाँ पर अगर हम देखें डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रखा है, तो सर कुछ नया दिखा यहाँ पर के, अच्छी बात है। लैम्डा नॉट दे रखा है और सर हमसे पूछ रहे हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस बताइए, मतलब के की वैल्यू पूछ रहे हैं, ठीक है। तो कहना क्या चाह रहे हैं, ये हमें कॉन्सेंट्रेशन वगैरह सभी कुछ दे के बैठे हुए हैं, तो सर चाहते क्या है। सो द पॉइंट इज, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर और फॉर्मूलाज की यूज होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं के आ गया, बाकी जिन लोगों ने पढ़ा है उनको पता होगा यहाँ पर के ए आया है, तो कहीं ना कहीं मैं अल्फा की तरफ जाऊंगा, के ए बराबर सी अल्फा स्क्वायर। तो अगर मुझे के ए ये दे रखा है, तो सभी लोग बता सकते हैं के ए इज इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर, और अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी √1.75, या इसको मैं थोड़ा अच्छी वैल्यूज में अगर लिख लूं, तो अल्फा जो मेरे पास आएगा, ये आएगा मेरे पास 100, ये उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, आई होप सो समझ पा रहे होंगे, 10⁻³ फिर मैं कर दूंगा उसको 17.5 इंटू 10⁻⁻4, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सही है, अल्फा स्क्वायर। अल्फा मेरे पास आ जाएगा √17.5 इंटू 10⁻⁻2, लगभग लगभग मैं मान रहा हूँ अल्फा मेरे पास मान लीजिए 4.1 आएगा, थोड़ा ज्यादा आएगा, 4.2 मान लेते हैं चलिए, बाकी आप लोग स्क्वायर स्क्वायर तो आता ही है सभी को निकालना, तो मैं लेट कर लेता हूँ ऐसे, ये होगा कुछ 4.2, बाकी 4.2 का स्क्वायर 42 का स्क्वायर निकाल लूँ, या निकाल लेता हूँ चलो, 0 4, ये आ जाएगा 4 4 16, 2 दूनी 4, और ये क्या है 4 दूनी 16, ये आ जाएगा 6 7, 1764, हाँ सही है बिल्कुल, 4.2 के आसपास आएगा, तो 1764 है हमारे पास 42 का स्क्वायर, तो 4.2 में मान लेता हूँ, आ रहा है मेरा अल्फा इंटू 10⁻⁻2। अच्छा सर, इससे हुआ क्या सर, ये तो बता दीजिए। सो द पॉइंट इज, अल्फा हमारे पास बराबर होता है लैम्डा एम बटे लैम्डा नॉट एम। अच्छा सर, तो इससे क्या करेंगे, तो इससे मुझे लैम्डा एम की वैल्यू पता है, मैंने अल्फा निकाल लिया, क्या मुझे लैम्डा एम पता लग जाएगा, हाँ सर। सर उससे भी होगा क्या, तो उससे ये होगा लैम्डा एम बराबर स्पेसिफिक कंडक्टेंस दैट इज कंडक्टिविटी निकालनी थी, मैं इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से अपने आंसर तक बेहतरीन तरीके से पहुंच जाऊंगा। आई होप सभी को ये चीज क्लियर होगी कि किस तरीके से हमें कैरी फॉरवर्ड करना है। किसी को भी कोई डाउट है तो प्लीज बता दीजिए, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर इस तरीके से जाएंगे, इस प्रकार इस सवाल को हम टैकल करेंगे। तो ये था प्यारा सवाल था, अच्छा लगा काफी, एक हमारा नया फॉर्मूला यहाँ पर यूज हुआ, तो लगभग लगभग सारे फॉर्मूलाज कहीं ना कहीं हमारे यूज हो गए। अगर हम देखें, इसकी बात हो गई है, इसकी बात देख के अभी करते हैं यहाँ पर
फिर ये क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस हमें दे रखी है एसिटिक एसिड की, ठीक है। मोलर कंडक्टेंस हमें दे रखी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। है सर, क्वेश्चन ही खत्म हो गया, पीछे वाले फॉर्मूला पर है, हमें क्या निकालना है, अल्फा निकालना है, दैट विल बी इक्वल टू। अगर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो ना कि सर ऊपर ये आता है नीचे कौन सी वैल्यू आती है, तो लॉजिकली सोचिए, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन की वैल्यू ज्यादा होगी या नॉर्मल मोलर कंडक्टिविटी? सर मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट की ज्यादा होगी, क्योंकि आप पानी भर भर के डाल रहे हैं। पानी आप भर भर के डालेंगे तो पूरा डिसोसिएशन हो जाएगा, जो भी कमी पेशी होगी वो दूर हो जाएगी, और वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वो पूरा टूट जाएगा, तो ऑब्वियसली वो वैल्यू बढ़ जाएगी। ये बात आप सभी को पता होगी। तो अगर वो वैल्यू बढ़ जाएगी, सो और अल्फा हमारे पास हमें पता है पूरा एसिड टूटता नहीं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो नीचे जो आती है वो हमेशा इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाली आती है, जो मुझे दे रखी है ये। ऊपर मेरे पास ये वैल्यू होगी। आई होप सो सभी को लॉजिक भी क्लियर हो गया होगा। तो इसको मैं चाहता हूँ, इसको मैं 163 कर दूं और ये कर दूं, तो 163 बटे 390 मेरे पास आ रही है। कैलकुलेटर साहब की जिम्मेदारी, आगे का काम आपका कोई काम नहीं है। फिर अल्फा आ जाएगा के बराबर सी अल्फा स्क्वायर, खत्म। आई होप सो 4.5 नंबर सभी लोग जेब में ऐसे ही रख के जाएंगे। फिर अब यहाँ पर आते हैं साहब, बाउंड्री, मूविंग बाउंड्री मेथड की हमने बात कर दी। इसकी यहाँ पर कुछ ना कुछ हमारी कंडीशंस होती हैं। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड हमारे पास मूव होता है, ये सारी हमने बात यहाँ पर करी। सो एग्जैक्टली होता क्या है, यहाँ पर मैंने कैडमियम क्लोराइड का सोल्यूशन डाल रखा है और यहाँ पर मैंने HCl सोल्यूशन डाल रखा है। तो यहाँ पर हम ऊपर की साइड वाला सोल्यूशन रखते हैं। एक तो कॉमन आयन होना चाहिए, ये कंडीशन थी। दूसरा ये कि जिस भी पर्टिकुलर बंदे की हमें वो निकालनी होती है, क्या निकालना है, ट्रांसफरेंस नंबर या ट्रांसपोर्ट नंबर, उसकी आयनिक मोबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। बच्चा बच्चा जानता है H+ की आयनिक मोबिलिटी टक्कर नहीं है सर, सर मार्केट में इनकी टक्कर का हो ही नहीं, बिल्कुल सही। फिर हम क्या बात करेंगे, सिंपल सा यार, अब ये यहाँ पर मूविंग बाउंड्री हो गई। अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगी, कैटायन जाएंगे ऊपर की तरफ, एनायन जाएंगे नीचे की तरफ, या उल्टा बोल रहा हूँ मैं। एनीवेज यहाँ पर डायरेक्शन में थोड़ा सी कंफ्यूज हो रहा हूँ, आगे लाया हूँ डायरेक्शन, वहां से देखते हैं। कैटायन जाएंगे हमारे पास, आई थिंक ऊपर की तरफ जाने चाहिए ना कैटायन, है ना जी, हाँ कैटायन ऊपर की तरफ जाएंगे। एनायन ऑब्वियसली सारे के सारे नीचे की तरफ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव पर नेगेटिव आएगा। तो ये कैटायन ऊपर जाएंगे और हम देखेंगे, क्योंकि ये हमारा क्या था, कैडमियम क्लोराइड का सोल्यूशन था, ऊपर क्या था HCl का, तो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। तो हम देखेंगे कि यार पहले जो सिनेरियो था, अब हमें यहाँ कुछ बाउंड्री नजर आएगी, तो कुछ L डिस्टेंस हमारी मूवमेंट हो गई। फिर हम पूछते हैं आपसे कि आप बताइए वॉल्यूम कितनी ऊपर है, तो आप बोलेंगे लेंथ इंटू एरिया की इक्वल, बच्चा बच्चा बता देगा, और हम सभी को सेंटीमीटर मिलकर चल रहा है। फिर हमने बात करी, बताओ जरा ट्रांसफरेंस नंबर क्या होता है। तो हमने कहा ट्रांसफरेंस नंबर या ट्रांसफर नंबर तो वो होता है दैट इज टोटल करंट जितना भी होगा और H+ की वजह से जो आया होगा। इन दिस सिनेरियो अगर मैं बात करूं, कितने लोग हैं सर, 3 लोग हैं, कैटायन, एनायन और आपका कैडमियम भी कहीं ना कहीं। वैसे तो हम यहाँ पर चले कैडमियम की काफी कम मान के चलेंगे, बट कोई नहीं, उसको भी हमें कंसिडरेशन में लेना चाहिए लॉजिकली, तो है जी। हाँ सर, लेना तो चाहिए, बट अगर मैं सोल्यूशन सेलेक्ट कर दूं, हाँ वैसे तो हमें लेना चाहिए उसको भी कंसिडरेशन में टोटल में, बट फिलहाल यहाँ पर हम QT लिखेंगे, दैट इज टोटल करंट। टोटल करंट जो हमारा पूरा का पूरा सोल्यूशन में प्रोड्यूस हुआ होगा। QH क्या है, जो H+ की वजह से करंट प्रोड्यूस हुआ होगा, वो हमारा आ जाएगा QH+। तो ये हमारे ट्रांसफरेंस नंबर का फॉर्मूला हुआ। फिर हमने बात करी थी कि हमने लेट कर लिया था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl इतने ग्राम पर लीटर। हो सकता है आपको ML में करवा दें, हो सकता है ना भी करवाएं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, कुछ भी आपको करवाया जा सकता है। तो यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट में बस आपको लेनी है कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज द मेन पॉइंट। फिर हमने बात करी कि सर एक इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट में 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी होती है। एक ग्राम इक्विवेलेंट में इतनी 1 फैराडे होती है, तो इतने ग्राम इक्विवेलेंट में कितनी हो जाएगी, तो वो सिंपल सा हमने निकाल लिया कि सर इतने ग्राम इक्विवेलेंट में। अच्छा ये कैसे आया, तो सर ये सिंपल सा हमारे पास आया, हमने कॉन्सेंट्रेशन को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, और कॉन्सेंट्रेशन क्योंकि हमारी ग्राम इक्विवेलेंट पर ML में थी, और यहाँ पर डिपेंड करेगा हमने किन चीजों में ली है वॉल्यूम, उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे। वो सवाल से समझ में आ जाएगा आपको, बाकी अभी सिंपल सा डेरिवेशन ही निकालना है। इतनी हमारे पास आ जाएगी फेरेड, फिर मैं टोटल चार्ज से इसको Q से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे फाइनल आ जाएगा। बाकी यहाँ पर ऐसा भी बोलते हैं, जैसे यहाँ पर इसको इन टर्म्स ऑफ फेरेडेज लिखते हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर F नहीं लिखा। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर मैंने F इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी मान रहा हूँ कि जो मेरा आंसर आएगा वो इन टर्म्स ऑफ फेरेडेज ही आएगा। क्यों भी मुझे इन टर्म्स ऑफ फेरेडेज ही दे रखा होगा, दैट्स व्हाई यहाँ पर। अब मैं यहाँ KL कपूर साहब की किताब ले आऊँ, तो जो मुझे सबसे बढ़िया लग रही है अभी तक आपके एग्जाम्स के लिए, अपने भी सभी के लिए, वो आपके सामने। वहां पर उन्होंने किस तरीके से बता रखा है, उन्होंने 2-3 चीजें बताई हैं कि एक आपका प्रिंसिपल इलेक्ट्रोलाइट है जिसका आपको ट्रांसपोर्ट नंबर निकालना है, और एक आपने दूसरा इलेक्ट्रोलाइट लिया। द पॉइंट और द इंपॉर्टेंट कंडीशंस आर, एनायन कॉमन होना चाहिए, कैटायन जिस इंसान की हम निकालने चाहते हैं वो कैटायन है, और वो फास्ट होना चाहिए, मतलब B उससे स्लो होना चाहिए, और जो BX है वो डेंस होना चाहिए। क्यों, ताकि कहीं ना कहीं वो अच्छा अच्छा काम करे, पता नहीं क्यों होना चाहिए उसे डेंस, लिखा हुआ है तो बता देते हैं।
अब इस तरीके से यहाँ पर पूरा का पूरा डायग्राम बना हुआ है प्रॉपर। ये बी एक्स है आपका, ये एक्स है, आपको ए एक्स साहब की निकालनी है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ए पॉजिटिव जो है वो आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा, बी पॉजिटिव भी कहीं ना कहीं ऊपर जाता हुआ दिखेगा। एंड देन अल्टीमेटली हमारे पास आप देख सकते हैं ना, यहाँ पर बैटरी का पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव टर्न, तो नेगेटिव पर आपका ये पॉजिटिव वाले ही लोग आएंगे, तो ए पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पर बी पॉजिटिव आ जाएगा, एंड सो ऑन चलता रहेगा। फिर आप सभी को पता है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड आ जाएगी। कॉन्सेंट्रेशन इन्होंने सी ली है तो सी लिख देते हैं डायरेक्टली। अमाउंट यहाँ पर इन्होंने इतना लिया तो सिंपल सा आप यहाँ पर ये चीज करके दिखा दीजिएगा, आराम से मिल जाएगा। बाकी कोई टेंशन मत लिएगा यूनिट वगैरह की। एग्जामिनर मुझे भी नहीं लगता खुद भी चेक कर देंगे। जब भी कोई डेरिवेशन वगैरह वगैरह वाला आता है ना क्वेश्चन, मैं कोशिश करता हूँ बस स्टार्टिंग के कुछ अच्छे तरीके सलीके से कर दिया, एक पेज तक कर दिया, फिर दूसरे पेज से जो मन करे लिख दीजिए, सी एल कुछ भी लेट लिख दीजिए, मुझे नहीं लगता भाई देखता होगा कोई। आराम से आपको फिर एंड में लिख के बस बॉक्स बना दीजिएगा। मैं तो यही करता हूँ। अगर आप भूल जाए तो आप बाकी आप ऐसे जरूर करिएगा, कभी भी छोड़ के मत आइएगा। आज भी मैं वैसे नहीं, आज का नहीं बता रहा, कभी कोई एग्जामिनर चेक कर ले मेरा पेपर, बाकी खैर किसी को क्या ही पता मेरे बारे में, बताया तो आज भी मैं कुछ कुछ एक आध जगह क्वांटम केमिस्ट्री में ऐसी डेरिवेशन वगैरह वो हो रही थी, मैंने कहा इससे आगे तो आ नहीं रहा। ऐसी रफ वर्क बनाया मैंने, ऐसी कुछ कैलकुलेशन प्लस माइनस 100, वो 100 नहीं ये नहीं बता रहा। यहाँ पर मैंने ऐसे आप समझ लिए 200 कुछ नंबर लिखा, मुझे जीरो आंसर लाना था, ये पता था, मुझे पता था जीरो आएगा आंसर, वो कंडीशन ही हुई थी हमारी, तो जीरो आंसर लाना था। तो मैंने कहा ऐसे ऐसे करके बस माइनस करके 2 नंबर लिया। बाकी काफी 2 3 ढाई 1.5 पेज तक हो गया, पर मैंने कहा यहाँ पर मैं फंस रहा हूँ थोड़ा सा, तो मैंने कहा कोई ऐसी दिक्कत नहीं है भाई, हो जाएगा आंसर तो जीरो ही आएगा। तो ऐसे करा था। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप सो मजा आया होगा, आसान रहा होगा, मैक्सिमम चीजें जो नहीं आती होंगी वो समझ में आ गई होंगी। मान के चलिए इस टाइप का न्यूमेरिकल आपको बहुत आराम से मिल जाएगा आपके पेपर में, तो तैयार रहिएगा उसके लिए, सॉल्व जरूर करके आइएगा। मिलेंगे बहुत जल्द आपसे पार्ट 2 में। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।